हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोग का सेंटअप परीक्षा चल रहा है और आप लोग अगर जो है हिस्ट्री का आज मैं पेपर लेकर के आया हूं और हिंदी वगैरह आप लोग जो सॉल्व कर चुके होंगे ओरिजिनल पेपर। अगर आप लोग हिस्ट्री का पेपर नहीं देखे हैं तो उसका आंसर की देख लीजिएगा दोस्तों। और बात करते हैं जिसका आंसर जो एग्जाम देकर के आ चुके हैं तो वो आंसर की मिला लीजिएगा। और आज एकदम आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिखाने वाला हूं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देखेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, ये सारी चीजों के बारे में आप लोग को पता चल जाएगा। तो जितने भी सारे लोग हैं सभी लोग फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को 2025 की कंप्लीट एंड फ्री जो है नोट्स के साथ साथ सारे कुछ की सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना दोस्तों। और बात करेंगे दोस्तों कि मेरी क्लास की अगर बात करें, डेली क्लास जो होती है ना वो 6 बजे एक क्लास होती है, ठीक है, एक 6 बजे होती है और एक होती है 7:15 के अंदर और एक होती है 8:15 के अंदर। तो 3 क्लास होती है, तीनों क्लास को आप लोगों को कंप्लीटली करने हैं, है ना। और आपकी 100% जो है पूरी तरीके से दोस्तों तैयारी हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को, है ना। यहाँ पर जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2024 और ये आप लोग का जो है एनिक स्टेट कोड ए है और ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका जो 18 तारीख 11वां महीना 2024 के अंदर होने वाली है या फिर कभी भी होने वाली है या फिर हो चुकी है तो आप लोग आंसर की मिला लीजिए कि कितना आप सही करके आए हैं। तो सभी को एक बार गुड इवनिंग, फटाफट से आप लोग सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग आ जाएंगे दोस्तों। और देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताते चलूंगा, एक एक चीजों को बताते चलूंगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। देखिए दोस्तों इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो पहले आप लोग जवाब भी देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपना घर पराये बनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना अपना घर बनाते थे तो किस चीज से बनाते थे? पक्की ईंटों से, लकड़ी से या फिर पत्थर से या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों पक्की ईंटों से बनाया करता था, तभी तो यहाँ के लोगों को बोला जाता है कि ये क्या था कि नगरीय सभ्यता था, ठीक है। ईंट जो है ना पक्की ईंटों से घर बना हुआ था, है ना दोस्तों। और बात करते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का मतलब है, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी आपके पेपर में आता है। तो दोस्तों मृतकों का टीला होता है, यानी यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो है ना मृतकों का टीला इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही जो है कब्रिस्तान हुआ करता था, ठीक है। आपके पेपर में आता है कि मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान सॉरी हड़प्पा सभ्यता में वो कब्रिस्तान कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो के अंदर, इसीलिए इसको मृतकों का टीला बोला गया, है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों लोथल जो है ना यानी भोगवा नदी के किनारे स्थित था, है ना। और बात करते हैं लोथल कहां पर है, तो लोथल जो है ना गुजरात के अंदर है, अभी वर्तमान में कहां पर, गुजरात के अंदर अभी स्थित है ना दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? अगर आप सभी लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब हुई थी, ऐसे पेपर में आपके आते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को करना क्या है जी, हाँ वेरी गुड छोटू कुमार, मैंने देख लिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये सारे का जवाब देना है। मैं आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या चीजों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, एक बार मैं देख लूंगा किन सारे स्टूडेंट फटाफट से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर नगमा शेख, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार की बात करेंगे। एक स्नानागार हुआ करता था जिसमें बहुत बड़ा विशाल स्नानागार, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तो अपना एक निजी कुआं, निजी जो है स्नानागार हुआ करता था, लेकिन एक विशाल स्नानागार जिसको जो दोस्तों यहाँ के जो है यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो है यानी खास विशेषता था, ठीक है। तो इसमें जो है खास पर्वों में लोग नहाते थे, ठीक है दोस्तों, खास पर्वों में सभी लोग नहाते थे मिलजुल करके। तो ये कहां पर मिला था? तो मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था, यानी राइट आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और कालीबांगा की नाम जो किस पर पड़ा था दोस्तों, वहां के लोग ना काले रंग की चूड़ियां बनाते थे, तो इसी के नाम पर बना था, यानी कालीबांगन, है ना। ये सब चीजों को आप लोग को छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है ना। ये सारी चीजों को अगर ध्यान रखेगा तो आपको बहुत ज्यादा जो है आगे काम आएगा। और दोस्तों ये हम लोगों का जो है ना ये एक सिर्फ और सिर्फ सेंटअप को फोकस नहीं है, हमको फाइनल परीक्षा का हमको तैयारी करनी है, इसीलिए डिटेल से पढ़ना है, एक एक चीजों को समझते हुए चलना है। अब 5 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों लौह युग की या फिर एबीसी या फिर क्या कांस्य युग की या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए तो लौह युग तो हम लोग बोल सकते नहीं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को लोहा का ज्ञान नहीं था। और बात करते हैं इसको ना कांस्य युग बोला गया। कांस्य युग इसलिए बोला गया
क्योंकि यहाँ के लोग ना ज्यादातर कांसा का यूज किया करते थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही जवाब की अगर बात करें बी नंबर हो जाएगा, बाकी ये ए बी दो गलत हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कितना एकदम यानी हलवा वाला क्वेश्चन पूछा है आपके पेपर में, है ना, इसलिए आप लोगों को आंसर जरूर से जरूर मिला लेना है। और आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, बिल्कुल दोस्तों ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप लोग सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे लोगों को फायदा मिल सके और वो अपना आंसर की मिला सके, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, करेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता तो जो है बहुत बड़ा विशेषता था, आप लोगों को पता होगा कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। और इसकी अगर बात करें दोस्तों तो हड़प्पा जो है मोहन यानी सबसे बड़ा जो था दोस्तों मोहनजोदड़ो हो जाएगा नगर। ठीक है, और हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक दूसरे की जो क्या थी यानी क्या थी दोस्तों, यानी जुड़वा राजधानी हुआ करती थी। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला 7 नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन की अगर बात करते हैं दयाराम साहनी है, राखल दास बनर्जी, उसके अलावा यहाँ पर जॉर्ज मार्शल, उसके अलावा आर एस एम बिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल क्या होगा, दयाराम साहनी कब करी थी, तो 1921 के अंदर करी थी। 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज करी थी। ठीक है, कौन, यानी दयाराम साहनी ने। और जब पाकिस्तान और लाहौर के बीच जो है ना क्या बिछाई जा रही थी, यानी रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, तभी जो है इसका जो खोज हुआ था। अब दोस्तों एक बादशाह आता है, एक राजा आता है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क का राजरोहन की अगर बात करें, कनिष्क जो है गद्दी पर कब बैठा था ये आप लोगों को पता रखना है। तो दोस्तों ये जो है ना हमारे पेपर में भी आया था, जब मैं एग्जाम दिया था, आपका जो दोस्त हूं मैं, आपका जो टीचर हूं, तो मेरे एग्जाम में आया था भाई ये वाला सवाल, लेकिन मैं क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, क्योंकि 78 ईसा पूर्व है। देखिए दोस्तों ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं ना, जब ईसा का अगर जो जन्म से पहले की अगर बात करेंगे तो पहले ईसा पूर्व था, और जब ईसा जो जन्म ले लिए तो ईसा ईस्वी हो गया, है ना। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये भी पेपर में आपके एनसीईआरटी के पेपर में ही आता है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। भाई उस पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी, फटाफट से आप सब लोगों को जवाब देना है। देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना ने उदयन ने की थी, और किन किन नदियों के, सोन गंगा पुनपुन, 3 नदी के संगम पर करी थी। ये आप लोगों को पेपर में आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी आप लोग सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, है ना दोस्तों। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, और आपको तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सेंटअप को फोकस नहीं करना है हमको, यानी जो ओरिजिनल हमारी जो परीक्षा है, यानी 2025 बोर्ड परीक्षा, 2025 की परीक्षा के लिए अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल से बने रहिएगा। और एक एक चीजों को मैं एकदम डिटेल वाइज पढ़ाने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 18 है। ठीक है, 18, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अगला सवाल। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है। देखिए अर्थशास्त्र की अगर बात करेंगे तो ये किसने लिखा है, तो यानी कौटिल्य ने लिखा है, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त नाम है इसका, और एक नाम है कौटिल्य, चाणक्य भी नाम है। ठीक है, तो 3 नाम है इनका। तो इनका बात करते हैं दोस्तों, मौर्य प्रशासन के बारे में जो है इनकी किताबों में, अर्थशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। और अर्थशास्त्र को जान करके आप इकोनॉमी का किताब मत समझिएगा, ये है एक राजनीतिक किताब है दोस्तों, राजनीतिक इतिहास लिखा हुआ है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके काल में, मौर्य के काल में पूरा जो प्रशासन प्रचार किया हुआ है। अब यहाँ देखिए किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, तो किस शासक को प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का मतलब होता है प्यारा। ठीक है, प्रिय का मतलब होता है प्यारा, और दर्शी का मतलब होता है यानी देखना। तो प्रियदर्शी किसको कहा गया दोस्तों, अशोक को कहा गया, यानी किसका बेटा था, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और बात करेंगे यानी बिंदुसार का बेटा था दोस्तों। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और समुद्रगुप्त जो है ना गुप्त वंश का ये नहीं राजा था, है ना, जो कि अगला यहाँ पर देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कौटिल्य की रचना। तो कौटिल्य की रचना क्या है, आप लोगों को ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाला एग्जाम नहीं, आपके जो पेपर जो होने वाला है, जो ओरिजिनल पेपर होगा, जिसमें आपके 25 के एग्जाम होंगे, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए अर्थशास्त्र हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों अगला सवाल, अगला हमारे पास क्वेश्चन देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करें कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की अगर बात करेंगे तो हरिसेन ने करी थी दोस्तों, हरिसेन ने करी थी। ठीक है, तो सही जवाब की अगर बात करें बिल्कुल हमारा सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को। और प्रयाग प्रशस्ति के अंदर जो है मौर्य वंश के बारे में भी लिखा हुआ है, मौर्य वंश के बारे में भी लिखा हुआ है, जानकारी दिया हुआ है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में नवरत्न किसके दरबार में रहते थे। देखिए तो दोस्तों अगर हम लोग आधुनिक भारत में आएंगे, आधुनिक इतिहास में आएंगे, तो अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे, अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे, जैसे बीरबल, तानसेन और यानी क्या थे, वित्रोडरमल, ये सारे हुआ करते थे। लेकिन किनके प्राचीन भारत में, पुराने भारत में अगर बात करेंगे तो किनके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, यानी राइट आंसर की अगर बात करेंगे डी नंबर। और समुद्रगुप्त के बेटा हुआ करता था, जिसको हम लोग यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी बोलते हैं।
उसके अलावा दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेंगे महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना, चलो दोस्तों एकदम आप लोग को एकदम हर चीज को समझते हुए और शेयर भी कर दीजिए ताकि सारे लोग आ जाएंगे और सारे लोग इनका फायदा ले सकेंगे। भाई पता नहीं क्लास में सब लोग भागे जा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत की रचना जो हुई थी दोस्तों ये इन्हीं संस्कृत भाषा में हुई थी, ये आप लोग को ध्यान रखना। और महाभारत का युद्ध जो है ना कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और कुरुक्षेत्र आपको यूपी के अंदर देखने को मिल जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो वो 18 दिनों तक चला था, यानी कि हमारा बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल यानी क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नालंदा किस राज्य में अवस्थित है। तो नालंदा दोस्तों मेरा खुद का जो है ना यूनिवर्सिटी है, तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हूं। तो नालंदा जो है ना बिहार के अंदर नहीं स्थित है, ठीक है, बिहार के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों राजगीर के बगल में है, राजगीर के बगल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म की अगर बात करें दोस्तों कहां पर हुआ था, तो ये हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं यानी सारनाथ, वैशाली, इसके अलावा क्या कि कुशीनगर या फिर क्या है मगध। तो वैशाली के अंदर हुआ था, कुंडलग्राम की वैशाली के अंदर, ठीक है। कुंडलग्राम ये कहां पर मिलेगा, वैशाली का नाम ही अभी जो कुंडलग्राम, हाँ कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली जिला में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला हमारे पास नहीं, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है। महापरिनिर्वाण यानी कि जो है ना गौतम बुद्ध की जो है ना मृत्यु की अगर बात करेंगे तो कहां पर हुआ था, जो अपना शरीर को त्याग दिया था, तो कुशीनगर के अंदर, कुशीनगर के अंदर त्याग दिया था। कुशीनगर यानी डी नंबर हमारा बिल्कुल सही जाएगा। और बोधगया के अंदर जो है ना इन्होंने बोधि वृक्ष के अंदर इन्होंने ज्ञान प्राप्त करी। और सारनाथ में सबसे पहली बार जो है इन्होंने अपना जो है धर्म उपदेश दिया था, ठीक है, कौन, महात्मा बुद्ध। उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल बात करते हैं। अगला सवाल हमारे पास, गौतम बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश कहां दिया था। पहला उपदेश की बात करी जा रही है, तो ये दोस्तों कहां पर दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था, सारनाथ के अंदर, ठीक है। और बात करते हैं बोधगया में इन्होंने अपना जो है यानी ज्ञान की प्राप्ति करी थी, ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण की अगर बात करते हैं तो अशोक ने करा था। और सांची दोस्तों कहां पर मिलेगा, यानी कि आपको यूपी के अंदर, एमपी के अंदर मिलेगा, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल, स्तूप की अगर बात करेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध के अस्थि को लेकर के जो जला हुआ अस्थि था, उसी अस्थि को गाड़ करके उसी के अंदर जो बहुत बड़ा जो है यानी एक तरह का ऐसे करके ऐसे वाला मकबरा बनाता, यानी इसके अंदर घर बनाता, तो इसी को जो स्तूप बोला गया दोस्तों, है ना। और अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जा रहा है कि संलेखन की प्रथा किस धर्म से है। तो संलेखन की प्रथा जो है ना दोस्तों ये किस धर्म के अंदर है, तो ये हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म के अंदर है। किस धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर। देखिए जब ना यानी कि हिंदू बौद्ध धर्म के जो जैसे आप मान लीजिए लोग बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद जो है अब उनको लगता है कि हम मर जाएंगे, तो वो भूखे प्यासे रहने लग जाते हैं, और वही उसी प्रथा को क्या बोलते हैं, संलेखन प्रथा बोलते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। अजातशत्रु, अशोक, उसके अलावा कालाशोक या फिर कनिष्क। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई थी। और बात करते हैं दोस्तों यानी कालाशोक जो है द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी, राजगृह के अंदर हुई थी। और नहीं वैशाली के अंदर, प्रथम बौद्ध संगति वैशाली के अंदर हुई थी, ठीक है। और दूसरी अगर बात करते हैं दोस्तों कहां पर हुई, दूसरी जो बात करते हैं तो ये दूसरी जो हुई थी, ये सारी चीजों को याद रखना है। दूसरी जो हुई थी वो दूसरी अभी मैं कहा बताया था वैशाली, अरे यार चौथी की बात करेंगे ये कुंडलग्राम में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुंडलग्राम में, ठीक है, कश्मीर के अंदर। और अशोक के अंदर तीसरी हुई थी, ठीक है ना जी। अभी मैं थोड़ा सा अचानक पता नहीं सारे बातों को मैं भूल गया ना, क्या नहीं भूला तो नहीं, मतलब याददाश्त थोड़ा सा चली गई अभी। अगला देखिए, किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ। तो बौद्ध धर्म जो है लगभग पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, ठीक है। हाँ 23 के बारे में बोल रहे हैं नाजुक, एक बार देख लेंगे 23 नंबर, ठीक है, 23 नंबर देख लेंगे। अब अभी ये देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है कहां पर, ब्रिटेन में जो ना नहीं फैल पाया, ब्रिटेन में फैल नहीं पाया, ठीक है। बाकी जापान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, भारत के अंदर, सभी के अंदर जो फैला गया। लेकिन एक बार 23 नंबर को देख लेते हैं। 23 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, हाँ 23 नंबर का बिल्कुल क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बोलिएगा। चलिए ठीक है, 23 नंबर का ए नंबर होगा, ठीक है। 23 नंबर का क्या होगा, ए नंबर, जैन धर्म हो जाएगा, ठीक है। मैं शायद गलत बता दिया ना। चलिए अब बात करते हैं अगला हमारे पास 26 नंबर। 26 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, नहीं बुद्ध की रचना किसने की। तो यानी बौद्ध चरित्र की रचना, तो बौद्ध चरित्र की रचना की अगर बात करें अश्वघोष ने करी थी, इसलिए हमारा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिए भाई साहब, ये तो दिख ही नहीं रहा है।
चलिए खैर कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है, आप लोगों को दिख ही जाएगा। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान के संबंध की अगर बात करेंगे तो ये दोस्तों यानी बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से है। ठीक है, चलिए। और श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से। अब यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सुत्त पिटक किस धर्म से? सुत्त पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी हमारा सही की बात करते हैं तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यानी बौद्ध धर्म के 3 जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, चलिए। अब यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो भारत का नेपोलियन की अगर बात करेंगे तो उसको समुद्रगुप्त को कहा गया। समुद्रगुप्त की अगर बात करेंगे दोस्तों सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके काल को सुनहरा काल माना गया क्योंकि इसके काल में ना दोस्तों सोने का सिक्का चलता था, सोने का सिक्का चला करता था। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है, धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्र बेसिकली क्या था दोस्तों? एक नीति था, एक प्रकार का नीति था। जब कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने एक नीति लगाया जिसका नाम रखा धम्म महामात्र। ठीक है, तो यही इसी को बोला धम्म महामात्र। अब बाकी आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल करेगी, यानी जीवक वैद्य किसके काल में थे? तो जीवक वैद्य की अगर बात करी जाए दोस्तों ये किसके काल के? हर्यक वंश के काल में आए हुए थे। अब बात करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किस शासक के काल में इब्न बतूता जो भारत आया था? तो इब्न बतूता जो भारत आया था तो इसका मोहम्मद बिन तुगलक के इसमें शासन काल में आया था। और बात करते इब्न बतूता की किताब कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मोरक्को के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो मोरक्को के रहने वाले थे। और दोस्तों बात करेंगे मोरक्को के रहने वाले थे ही, लेकिन अगर बात करते हैं यानी इसके जो यात्रा वृतांत अगर किसी को पता है तो यात्रा वृतांत यानी किताब का नाम क्या था बताइएगा? किताबुल रहला, किताबुल हिंद, क्या नाम था? फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं आप लोग क्या क्या जो है अपने अंदर ग्रहण किए हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय में पूरा हुआ था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिरोज शाह तुगलक है, उसके अलावा इल्तुतमिश है, उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी है। तो यहाँ दोस्तों देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा था लेकिन उसका दामाद इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि आईने अकबरी की रचना किसने की? तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने करी थी। किसने करी थी? अबुल फजल ने करी थी। ठीक है, और अबुल फजल का कत्ल जो करा था किसने करा था? तो अकबर का बेटा जहांगीर ने करा था। किसने करा था? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर बादशाह ने। और शाहजहां का पिता था जहांगीर, है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, अकबर का क्या था? नौरत्न हुआ करता था। क्या? यानी कौन? अबुल फजल। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों अगला हमारे पास क्या बोला, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी की बात करें 4 भागों में विभक्त है। अगर बात करी जाए कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे चर्चर, पोलज, उसके अलावा जो इसी तरीके से जो है जमीन को बंटवारा करा था उन्होंने। अब यहाँ पर देखिए अगला 36 नंबर, अकबर का कार्यकाल था। तो दोस्तों अकबर का कार्यकाल क्या था फटाफट से बताइएगा। किसी को कोई डाउट प्रश्न है तो आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। तो आईने अकबर यानी अकबर का कार्यकाल की अगर बात करते हैं दोस्तों 1556 से लेकर के 1505 के अंदर जो है अकबर ने जो है पूरा राज करा था भारत के अंदर। ठीक है, और अकबर एक ऐसा जो है दोस्तों बादशाह रहा जिसको महान बोला गया। क्यों? क्योंकि इनका जो है ना हमेशा मानसिकता ये रहा था कि हम जो सभी लोगों को और सभी जो है धर्म को बराबरी का हक देंगे, बराबर सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे तो फिर इज्जत देगा। तो इसीलिए इस नीति को वो उन्होंने लेकर के पूरे भारत के अंदर शासन करा। दोस्तों इलाही सिक्का किस यानी धातु से बना हुआ था? एक दो इलाही धातु जो होता था ना ये अकबर के काल में ही थोड़ा बहुत चला हुआ था। ठीक है, तो इलाही की अगर बात करेंगे इन्होंने दीन इलाही नाम से एक धर्म चलाया था। ठीक है, यानी कि सभी धर्मों को बराबरी का हक देना था। इसके बाद इसी चीजों को लेकर के उन्होंने चलाया था। तो सोना का हुआ करता था दोस्तों, सोना का हुआ करता था। ठीक है, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। भाई कभी कभी तो याद आता है कि हम इसी काल में क्यों नहीं पैदा लिए थे, आज हम सोना को बटोर के रख लेते अपने पास सोना को बटोर के रख लेते और फिर सोचते अरे इसके काल में अगर हम लोग पैदा रहते तो अब तक तो हम इस दुनिया में रहते नहीं, यानी कि हम लोग भी पता नहीं कहाँ रहते, है ना अगला देखिए, भारत में तंबाकू किसके काल में लगा यानी किसके द्वारा लाया गया? तो तंबाकू जो लाया गया था ना दोस्तों तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, यानी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे अगला सवाल। और पुर्तगालियों का पता नहीं क्या मानना था कि चलो इन्हीं लोगों को खिला खिला के जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि अपना पैसा लुटेंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया? तो शेरशाह सूरी ने जो अपना जो है ना इन्हीं भारत जो लेकर के आया था, ठीक है, शासन कब स्थापित किया था? 1540 में करा था। कब करा था? 1540 के अंदर करा था। तो इसलिए हमारा सी यानी ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पानीपत की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो किनके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें जो बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था। और फिर
बाबर ने जो है यानी 1526 के अंदर जो है यानी मुगल 1526 के अंदर मुगल की जो नींव डाली भारत के अंदर, है ना। अब अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, फटाफट से आप सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग सब लोग आ जाएंगे दोस्तों। अगर आप लोग कंजूस नहीं बने तो आप लोग एक बार लाइक भी कर दिया कीजिए भाई, इसमें क्या है, लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद जब आप लोग दोस्तों देखिए 2025 के आप लोग कंप्लीट तैयारी करने हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल देखिए मैं आप लोगों को फ्री नोट्स दूंगा, उसके अलावा जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट जो आप लोगों में तैयारी भी कराऊंगा। तो इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी से एकदम जोर से दबा दीजिए कि मोबाइल का स्क्रीन भी बोले कि हाँ हो गया भाई, लाइक हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया। तो चौसा का युद्ध की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 1526 ना 29 ना 27 में हुआ था। हाँ, चौसा का युद्ध 1527 में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, पावर ऑफ सासाराम। ठीक है, चलिए तो 41 का सही जवाब की अगर बात करेंगे, नहीं 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 नहीं, शेरशाह सूरी का यानी क्या हो जाएगा, ये डी नंबर होगा। ठीक है, यानी 1539 में हुआ था, है ना। चलिए 1500, चौसा का ये तो 1539 में हुआ था। ठीक है, डेट वगैरह ना थोड़ा सा मैं कभी कभी होता क्या है कि मैं पता नहीं कभी कभी भूल जाता हूँ भाई साहब, है ना। हाँ, तो डेट वगैरह थोड़ा सा, चलिए खैर सही सही आप लोग को देखना है, बिल्कुल 100% यहाँ पर सही मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए कामरान किसका छोटा भाई था, तो कामरान जो था किसका छोटा भाई था दोस्तों, यानी बाबर का, अकबर का, हुमायूं का। तो कामरान ने हुमायूं का किसका हाँ हुमायूं का छोटा भाई था, नहीं बाबर का क्या था, बेटा था। ठीक है, कामरान, हिंदाल, अश्करी और हुमायूं था। ठीक है जी, तो यहां पर राइट आंसर की बात करें बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल, यानी कामरान, अश्करी, हिंदाल और हुमायूं ये चार भाई थे, है ना। अब यहां पर देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को इन्हीं हारना पड़ा था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये लड़ी गई थी, ये अकबर के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, जिसमें जो है ना महाराणा प्रताप को हार कर सामना कर, राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मेहरुन्निसा किसका नाम था। देखिए मेहरुन्निसा की अगर बात करेंगे, जहांगीर की बीवी का नाम था, यानी जहांगीरी बादशाह की बीवी का नाम, और यानी शाहजहां की मां का नाम था। ठीक है, शाहजहां। ठीक है दोस्तों, तो नूरजहां नाम था, क्या नाम था, नूरजहां नाम था। ठीक है, अब बात करते हैं अगला सवाल, और रोशन आरा कौन थी, रोशन आरा ने शाहजहां की शाहजहां, हाँ जहांगीर की बेटी थी या फिर शाहजहां की बहन थी भाई। चलिए अच्छा बताइएगा नूरजहां कौन था, फटाफट से बताइएगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर, कृष्णदेव राय किस शासक का, यानी किस वंश का शासक था। तो कृष्णदेव राय जो कि यानी महानतम शासक हुआ करता था, कहां के, कहां के, विजयनगर के। तो विजयनगर की अगर बात करें, ये एक लेखक भी हुआ करता था, ये एक लेखक भी हुआ करता था, और ये किस वंश के थे, तो यानी संगम वंश के थे। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं अगला सवाल, जल्दी जल्दी से आप लोग देख लिए है ना। चलिए तो 45 नंबर तो आप लोग ने देख लिया, 46 नंबर फटाफट से बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए कृष्णदेव राय ने उन्हीं किस वंश के थे, तो तुलुब वंश के थे मेरे ख्याल से, तुलुब वंश के थे ना, क्योंकि तुलुब वंश से संगम वंश के नहीं थे दोस्तों, तुलुब वंश के थे। ठीक है, सी नंबर होगा, है ना। चलिए अब अगला देखिए, अगला देखिए, अगला, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को अरे आंध्र भोज कहा। तो किसने कहा दोस्तों, फटाफट से बताइएगा, हरिहर बुक्का, नरसिम्हा या फिर क्या क्या, यानी बुक्का, कृष्णदेव राय। चलिए फटाफट से अब आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अफनासी निकेतन किस देश का निवासी था। तो अफनासी निकेतन किस देश का निवासी था, इटली का था, रूस का था, यानी पुर्तगाल का था। तो इसको अफनासी निकेतन की अगर बात करेंगे, कहां के थे, रशिया के रहने वाले थे, यानी रूस के रहने वाले थे। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, आमुक्त मल्यात किसने लिखा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था कि कृष्णदेव राय एक लेखक भी हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, लेखक भी हुआ करते थे। ठीक है, चलिए तो पहले की राजा महाराजाओं को ना एक खासियत हुआ करती थी, उनको ना लिखने का बड़ा शौक हुआ करता था। ठीक है, तो यानी कृष्णदेव राय हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और यहाँ पर सही जवाब हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का, यानी इन लोगों ने क्या करा था, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 के अंदर, है ना। अब यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्या है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की अगर बात करेंगे, रामानंद करा था, रामानंद। ठीक है, रामानंद ने करा था दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल, रामानंद के गुरु का नाम क्या था, राघव आनंद नाम था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
यानी स्त्री संत अंडाल, अंडाल जो है ना किसकी उपासिका थी, किसकी पूजा करती थी, किसकी जो है ना किसको जो है अपना भगवान मानती थी। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर बात करें विष्णु की पूजा करती थी। और एक आती है मीरा के बारे में, मीरा के बारे में आती है दोस्तों, मीरा की अगर बात करेंगे तो वो जो है ना मीरा ने कृष्ण की पूजा करती थी। मीरा क्या थी, रहस्यवादी संत थी। ठीक है, और अंडाल, क्राइकल, ठीक है, क्राइकल भी विष्णु को मानती थी। ठीक है, और इन लोग ऐसा मानती थी कि भाई अपना जो पति मानती थी इन लोगों को, भाई कि ये पति ही है हमारा, है ना। चलिए दोस्तों बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलेगा, कबीर का जन्म है। तो कबीर का जन्म की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1398 ईस्वी, यानी कि यूपी के अंदर, कहां पर, यूपी वाराणसी के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी। तो खालसा पंथ की स्थापना जो करी थी वो किसने करी थी। अब देखिए गुरु नानक या फिर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर फटाफट से बताने हैं। तो खालसा पंथ की जो स्थापना करी थी तो गुरु नानक करी थी। ठीक है, तो खालसा पंथ क्या था दोस्तों, एक किताब हुआ करता था जिसमें गुरु नानक अपने जो है उपदेश को लिखा था। अब यहाँ पर देखिए 54 नंबर, भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता नामदेव किस राज्य के थे। तो नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र के अंदर, यानी महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई का महाराष्ट्र होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मुंबई का राजधानी क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी ना 1206, या फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास क्या बोल करेगी, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो को ना दोस्तों बहुत बड़ा ये संगीतकार, म्यूजिशियन, उसके बाद बात करते हैं ये बहुत बड़े जो है लेखक हुआ करते थे। ठीक है, देखिए आप लोग कंजूस का हद पार कर रहे हैं ना, शेयर नहीं कर रहे हैं सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप लोग भाई लाइक भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, क्या है यार। आप लोग देखिए मैं बता रहा हूं कि आप लोगों ने 2025 की अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। और बात करते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम अपना टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं। और बात करते हैं हम अपना नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा। अगर चाहते हैं कि सर मैं फ्री में नोट्स पीडीएफ लेना चाह रहा हूं तो आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, है ना। अब देखिए बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। तो बीजक की अगर बात करें, कबीर। कबीर कौन थे दोस्तों, आप लोग को पता है कबीर, हाँ एक है ना हाँ, कबीर की अगर बात करेंगे दोस्तों, न ये हिंदू था, न ये मुस्लिम था, सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान के बारे में, ये जो अपने ज्ञान को न लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और ये उनका जो है ना मकसद था कि भाई हमने क्या करेंगे कि इतना बड़ा आदमी बनना है, इतना बड़ा आदमी और इतना जो है अच्छा विद्वान बनना है कि लोग जो है जब हम नहीं रहे फिर भी हमें याद करें। ठीक है, और आज उनका नाम जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलेगा, अलबरूनी का यात्रा वृतांत का नाम है। तो अलबरूनी के यात्रा वृतांत का नाम क्या है, तो दोस्तों तहकीक हिंद है। और किताबुल लेला की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा यानी इब्न बतूता, जो मोरक्को के रहने वाले थे, है ना। और ये जो है ना अलबरूनी उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या है 59 क्वेश्चन क्या करेंगे, मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था। तो मार्को पोलो जो रहने वाला था ना, तो ये किस देश का रहने वाला था दोस्तों, तो ये था इटली का रहने वाला था। कहां का, इटली का रहने वाला था। ठीक है मार्को पोलो। अब बात करते हैं अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज की अगर बात करी जाएगा दोस्तों तो सीधा आप लोग को सीधे जाना है, यानी किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज के ही मदद से, ठीक है, नहीं हाँ, तो आया था तो इसी के दरबार में। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों यानी धनानंद को हरा करके, किसको, धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, और जो कौटिल्य चाणक्य थे, चाणक्य जो है यानी काफी जो है इनको जो है क्या करते, मदद करा था। ठीक है अब फ्रांसवा बेरेनियर पेशे से था। तो फ्रांसवा बेरेनियर पेशे से क्या था दोस्तों, तो देखिए यात्री था, राजदूत था, व्यापारी था या फिर चिकित्सक था। तो फ्रांसिया बेरेनियर की बात करेंगे दोस्तों, ये एक यात्री हुआ करता है। ठीक है, पेशे से क्या था ये पेशे से क्या था, राजदूत नहीं था, व्यापारी, चिकित्सक, क्या था दोस्तों, पेशे से क्या था, फ्रांसवा बेरेनियर की बात करी जाए ना तो ये पेशे से राजदूत तो नहीं थे, विदेश मंत्री या बोलते व्यापारी, चिकित्सक। देखिए इसके बारे में ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। आप लोग बताइए तो कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ 61 का डी नंबर मेरे ख्याल से ना चिकित्सक, फ्रांसवा बेरेनियर पेशे से क्या था, चिकित्सक यानी डॉक्टर था।
ठीक है, तो ये लग रहा है ना। चलिए, हाँ वही वाला ठीक होगा बिल्कुल, है ना। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस की अगर बात करें दोस्तों, अंग्रेजों का एक क्या था, फरमान लेकर के आया था हमारा भारत। कहां पर आया था? तो ये आया था दोस्तों किसमें, यानी कि सूरत के अंदर आया था। और जहांगीर के पास आया और बोला कि हम लोग यहाँ पर एक बड़ा कंपनी लगाएंगे जिसमें यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा और आपको हम टैक्स देंगे, ठीक है। तभी जो है उन्होंने बोला कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। तो जहांगीर के दरबार में आया था और फिर फैक्ट्री लगाया जिसको 1600 एडी में आया था, ठीक है, 1600 एडी में सूरत के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही का इसी का जो कारण था कि आज हम लोग क्या कर दिए थे, गुलामी हो गए थे, गुलाम बन गए थे, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, यानी कि पूरी दुनिया में लगभग लगभग हर जगह यात्री करा था तो इसको राजकुमार कहा गया, इसलिए ह्वेनसांग को कहा गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय, तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय की अगर बात करते हैं ना, तो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाल के रहने वाले जो वास्को डी गामा थे ना, तो वही आए थे, ठीक है, 1498 के अंदर। 65 नंबर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भाई 1600 एडी में हुई थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करते हैं थोड़ा सा तेजी में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात करेंगे तो कौन किया था दोस्तों, यानी कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ठीक है। और कॉर्नवालिस एक कोड भी बना था, ये आप लोग को पता होगा 1793 के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन की अगर बात करी जाए, सैनिक था, अभियंता था, गायक था, सर्वेक्षक था। तो ये क्या था? सर्वेक्षक था। सर्वेक्षक था मतलब क्या होता है? रिसर्चर, यानी किसी चीज को खोज करता बोलते हैं ना, खोज करने वाला। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास, दक्कन दंगा आयोग। तो दक्कन दंगा आयोग जो हुआ था ये कहां पर हुआ था? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, गुजरात के अंदर हुआ था, ठीक है। दक्कन दंगा आयोग 1875 के अंदर हुआ था, यानी राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो हमारा ए नंबर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता जो कौन थे दोस्तों, यानी संथाली के साथ हुआ था, संथाली के साथ, ठीक है। तो बी नंबर यानी सिद्धू और कान्हू इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों को शेयर करना है, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दिया कीजिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यानी 1700 प्लासी का युद्ध, चलिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? फटाफट से आप सब लोगों को जवाब देना है, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1757 में हुआ था, ठीक है, 1757 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही दे रखा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग जितने भी सारे लोग आ रहे हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कितना सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए और शेयर भी कर देना है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना? तो किस विश्व युद्ध में जो है औरंगजेब जो है लड़ने के बाद शासक बना था? तो उत्तराधिकारी का लड़ाई लड़ करके ये शासक बना था। अब बात करते हैं अगला सवाल, और औरंगजेब ने बहुत बड़ा राज्य अपना जो फैला लिया था दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो है बहुत लड़ने का टेक्निक था। अब यहाँ पर देखिए सहायक संधि किसके द्वारा लागू किसने लागू की? तो सहायक संधि जो लागू की थी वेलेस्ली ने लागू करी थी, यानी ए नंबर बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। सहायक संधि किसको बोलते हैं? मान लें कि किसी के साथ अगर लड़ने वाला स्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे कि संधि कर लेंगे, यानी कि मेल मिलाप करके जोड़ लेंगे उसको, ठीक है, कि भाई लड़ाई क्यों करोगे, चलो ठीक है हम लोग संधि कर लेते हैं, मिल जाते हैं। अब यहाँ देखिए डाक अधिनियम पारित कब हुआ? तो डाक अधिनियम की अगर बात करेंगे तो डाक अधिनियम जो है 1935 के अंदर, डाक अधिनियम जो पारित हुआ ना तो 1935 के अंदर हुआ था। तो हमारा बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग बाकी अगला देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मंगल पांडे को फांसी की सजा यानी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को ना फांसी की सजा ना अप्रैल 1857 को दी गई थी, और 10 मई 1857 को यानी मंगल पांडे ने क्या करा था, 1857 की विद्रोह को शुरू कर दिया था, ठीक है, 1857 की विद्रोह को शुरू कर दिया था। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, नाना साहब का वास्तविक नाम। देखिए नाना साहब का वास्तविक नाम की अगर बात करेंगे, यानी कि ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग नाम था, ठीक है जी। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, अगला खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा? तो खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के, आपके पेपर में आता है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि क्या लिखे, पुत्र वियोग लिखे हैं, ठीक है, तो पुत्र वियोग लिखे हैं वो उसके अंदर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास,
पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देखो पटना से जो 1857 की क्रांति लड़ने वाला व्यक्ति यानी राजा कौन था? तो पीर अली नाम था। क्या नाम था? पीर अली। और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह था। ठीक है। मंगल पांडे तो आप लोगों को पता होगा, यूपी के अंदर गोरखपुर के अंदर, और सर सैयद अहमद खान दिल्ली के अंदर करा था। बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास, विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ है? देखिए दोस्तों, विक्टोरिया टर्मिनस की अगर बात करेंगे, एक आता है क्या, एक आता है विलियम फोर्ट जो कि कलकत्ता के अंदर है, लेकिन विक्टोरिया टर्मिनस आता है तो ये कहां पर है दोस्तों? तो मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलेगा विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है। और विक्टोरिया टर्मिनस के बगल में ही आप लोगों को एक अगर रियलिटी अगर बताएं दोस्तों, तो रियलिटी क्या होगा कि अभिनय वहां पर क्या है, यानी जी वहां पर अभी ताज होटल अभी देखने को मिलेगा, ताज होटल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन देखना है फटाफट से, सात द्वीपों का नगर। देखिए भाई साहब, सात द्वीपों का नगर की अगर बात करेंगे, मुंबई को कहा जाता है। अब सात द्वीपों का नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर जो है यानी वहां पर जो है यानी सात जो है ना दोस्तों, सात दोस्तों एक ऐसा यानी ट्रैक है जो कि सात राष्ट्र को जोड़ता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला हमारे पास क्या बोल रहे हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी 1853 में हुई थी। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आप लोग कष्ट कर लीजिए, लेकिन इसको देख लीजिए, है ना। उसके अलावा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, कह रहा है फटाफट से देखिएगा, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण की अगर बात करेंगे तो ये 1931 के अंदर हुआ था। और बात करते हैं दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया गेट कहां पर मिलेगा आप लोगों को? दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। और बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में काफी जो लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर मिलेगा, जो कि 1931 के अंदर। और बात करते हैं कि इंडिया गेट हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर और इंडिया गेट दिल्ली के अंदर। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, है ना। चलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया, बताइए फटाफट से। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्या बोल रहा है, फटाफट से आप सब लोगों को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका से जो है उन्हीं भारत आए थे, कब आए थे? तो 1915 के अंदर आया था। कब आया था? 1915 के अंदर। ठीक है। हालांकि ये हाँ चलिए, आई एम न्यू स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? देखिए खिलाफत आंदोलन की अगर बात करते हैं तो 1922 के अंदर हुआ था। 1919 के अंदर जो हुआ था, यानी रॉलेट एक्ट कानून लेकर के आया था, जिसके अंदर जो दोस्तों रॉलेट एक्ट काला कानून बोला गया। और काला कानून के अंदर क्या करते थे, जो भी विरोधी करते थे अंग्रेज का, उनको जो है बिना जो है किसी बात के क्या करते थे कि उन लोग को जेल में लेकर के चले जाते थे। इसीलिए जो है दोस्तों एक बार क्या किया कि 1919 के अंदर एक मीटिंग रखा कि भाई चलो जलियांवाला बाग के अंदर मीटिंग रखा। और वहीं पर क्या किया कि उस मीटिंग के अंदर बोला कि ये जो कानून जो लेकर के आ रहे हो, तो इस कानून को हम लोग क्या कर देंगे कि भाई नहीं मानेंगे। जब नहीं माना तो क्या क्या कि अंधाधुन जो है जनरल डायर ने क्या करा कि आदेश दे दिया कि भाई अंधाधुन गोली चला दो। तो गोली चलाई, जिसके अंदर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के अंदर हुआ था। 1917 के अंदर अगर बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अगला सवाल। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, दांडी यानी दांडी किस राज्य में है? तो दांडी गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात के अंदर। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए राजनीतिक गुरु जो ना महात्मा गांधी किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? यानी नरमपंथी दल के नेता थे। नरमपंथी यानी कि माइंड नरम था, सत्य और अहिंसा पर चलने वाले थे। ठीक है। और बाकी देखिए लाला लाजपत राय क्या थे? ये गरम दल के नेता थे, जिन्होंने यानी हिंसा तो करते थे। ठीक है। बोले कि भाई हम जो दूसरे के पास मांगने नहीं जाएंगे, हमारा देश है, हमारा घर है, हम उनसे छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। कब वो? 1942 के अंदर। 1942 के अंदर असहयोग नहीं, भारत छोड़ो हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 के अंदर। अंग्रेजों को बोला भाई भारत अगर छोड़ोगे तो छोड़ दो, वरना हम जो है तोड़ेंगे फोड़ेंगे। ठीक है। डू एंड डाई का नारा उसी टाइम दिया था। ठीक है। सविनय आज्ञा आंदोलन 1931 के अंदर, खिलाफत आंदोलन 1922 के अंदर, और असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा भी दिया था। और बात करते हैं, इन्होंने जो है ना सिंगापुर में एक यानी स्थापना करी थी, एक लड़ने वाला स्थापना था। ठीक है, एक स्थापना क्या था दोस्तों, ऐसा मतलब उन्होंने एक आजाद हिंद फौज नाम से एक स्थापना करा था। ठीक है, चलिए अपने देश को आजाद करने के लिए। अब यहां पर अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोगों को देखना है। सर कैसे पढ़ाई करें कुछ बताइए। अच्छा, क्या समझ में नहीं आ रही है नाजुक? चलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत परेशानी है? अब देखिए 89 नंबर को देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर यानी गए, तो राजकुमार शुक्ल थे, जो कि राजकुमार शुक्ल ने कहा के थे, चंपारण के एक किसान हुआ करते थे, जो कि किसान का नेता था, तो उन्हीं के आग्रह पर जो है गए थे। हालांकि राजकुमार यानी शुक्ल ने कई बार महात्मा गांधी के पीछे पीछे दौड़ा भी कि भाई हमारे गांव आइए, हमारे गांव आइए, क्योंकि हमारे गांव का जो किसान का स्थिति काफी खराब हो चुका है। अंग्रेज जो है अपनी अवैध वसूली करता है और नील तीन कठिया प्रणाली लेकर के आया है, हम लोग जो काफी परेशान है। एक बार कम से कम आकर के हमारे हालात को देख लीजिए, हमारे यानी चंपारण के हालात को देख लीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी कहाँ के थे, गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, अब बात करिए अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता की अगर बात करेंगे 1932 के अंदर हुआ था, और महात्मा गांधी और क्या नाम था, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अब बात करेंगे अगला सवाल, 1930 के अंदर द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन, द्विराष्ट्र का अगर बात करेंगे तो हमारा भारत को दो टुकड़े के अंदर जो है ना करने का एक ध्येय था। ठीक है, द्विराष्ट्र यानी कि हमारा भारत को टुकड़ा करना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका जो है द्विराष्ट्र प्रतिपादन करा था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। और बात करते हैं पाकिस्तान शब्द का जो है ना, पाकिस्तान सबसे पहले किसने दिया था, पाकिस्तान वर्ड का जो है किसने दिया था दोस्तों, आप लोगों को पता है? जल्दी से बताइएगा। चौधरी रहमत अली एक थे और एक थे लियाकत अली, तो इन दोनों में से आप लोग बताइए, ऑप्शन में दे दिया आप लोग को। ठीक है, मिशन स्कूल यानी मिशन क्या क्रिप्स मिशन भारत आए थे, तो खैर पाकिस्तान का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, तो लियाकत अली ने दिया था। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आए, तो क्रिप्स मिशन जो आए थे दोस्तों तो 1946 के अंदर आए थे, 1946 के अंदर आए थे क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो आया था वो संविधान बनाने के लिए आया था कि चलो ठीक है अब हम लोग तो भारत छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इनका संविधान भी बना करके जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने, तो लॉर्ड इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो बने थे दोस्तों कब बने थे, तो 1935, 1946, 1945। तो इसको आप लोग देखिए, इसको मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, और फटाफट से आप लोग एक बार जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग को जवाब दे देने हैं। उसके अलावा हम लोग अगला सवाल देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर चौधरी रहमत अली, लियाकत अली, या फिर क्या है मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों पाकिस्तान के प्रथम अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये गवर्नर हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये जो है गवर्नर हुआ करते थे। और बात करते हैं दोस्तों इसका लियाकत अली होगा या फिर चौधरी रहमत अली होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो यहां पर क्या होगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, वेरी गुड, जल्दी से आप लोगों को इसका आंसर देने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बता रहा है, कह रहा है फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब भी तेजी से देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत देखिए जब हमारा देश आजाद हो गया तो फिर यानी क्या हुआ था, आजाद हो गया यानी 1947 के अंदर जब आजाद हो गया ना, हाँ 47 के अंदर, तो ये जो है ना गवर्नर बने थे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। और बात करेंगे जो श्रीराज गोपालाचारी के बारे में भी आता है, तो श्रीराज गोपालाचारी ने जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उस टाइम की अगर बात करेंगे उससे पहले कौन थे, श्रीराज गोपालाचारी हुआ करते थे। ठीक है जी, अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री की अगर बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा जाता है कि 863 या 64 के लगभग इन्होंने छोटे छोटे रियासत हुआ करता था हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो इतना रियासत को क्या करा, छोटे छोटे रियासतों को मिला करके पूरा भारत का एक क्या कहता अखंड भारत बनाया था दोस्तों। ठीक है, इसीलिए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करा है कि उसका जो है बहुत बड़ा जो है क्या बनाया है, मूर्ति बनाया है गुजरात के अंदर। अब यहाँ देखिए भारत का संविधान का पिता किसे कहा था, भारत का संविधान का पिता की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, यानी भारत जो है किस वर्ष आजाद हुआ था। अब यहां पर देखिए 26 जनवरी 1950। आपके पेपर में ऐसा भी आता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को संविधान दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं।
अब यहाँ पर देखिए जय हिंद का नारा किसने दिया? भाई साहब मैं अभी आप लोगों को बताया था, जय हिंद का नारा की अगर बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला ये हमारा 100 नंबर। भाई मैं कहाँ खो गया, इतना हम गुम हो गए, इतना गुम हो गए कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब 100 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? मुझे लगा कि आज का क्लास तो आप लोग काफी भारी संख्या में आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज का क्लास जो है आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था। एक बार अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। तो मेरा तो ये लक्ष्य है कि आप लोग देखिए, ये तो आप लोगों ने सेंटअप का ओरिजिनल पेपर है। क्या है? सेंटअप का ओरिजिनल पेपर है। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, सेंटअप तो किसी तरह तो पास हो ही जाइएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा नंबर लेकर के आ जाइएगा। लेकिन अब बारी आती है कि आपका 2025 की तैयारी के लिए। 2025 की तैयारी आप लोगों को कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, ये सारी चीज आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन उतना अच्छे तरीके से आप लोगों को पता नहीं है जितना अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। देखिए दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को एकदम कंप्लीट शुरू से लेकर आखिर तक सारे सब्जेक्ट्स का मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिसमें आपकी तैयारी उतना हो जाए, कम से कम 450 प्लस ला सके। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि कंप्लीट हमारे चैनल को देखने के लिए, आने के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। और दोस्तों एक और बात बता देता हूं कि अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और दोस्तों जी अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए एक बार मैं देख लेता हूं कि कौन कौन सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, एक बार कमेंट्स भी पढ़ लेता हूं। ठीक है, परो अक्षय गेमिंग, समद, परो अक्षय, नाजुक, सचिन, समद, ठीक है, शमशाद, चलिए थैंक यू, शाहीन अंजुम एंड ठीक है। चलिए अच्छा आप लोग बताइए, तो आप लोगों को अब तक जो है 2025 के अंदर जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उसके लिए बात करते हैं, जो टॉपिक्स हैं आपके क्लास 12 के सिलेबस हैं, सिलेबस के अंदर अभी कितना आपकी तैयारी हो गई है, क्या आप लोग बता सकते हैं? सर कुछ क्वेश्चन गलत बताए, समझ नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत बता दिए। कौन सा क्वेश्चन गलत है भाई? चलिए बताइएगा एक बार, कौन सा क्वेश्चन आपको लगा कि नहीं गलत है, ये मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है सर, एग्जाम करीब है, कैसे पढ़ाई करें? नाजुक देखिए, पढ़ाई करने का दो ही मेथड है। सबसे पहली बात कि आप लोग को एक गोल बनाना है कि मुझे कितना नंबर लाने हैं। सबसे पहले गोल बनाना आप लोग कितना नंबर लाने हैं। तो अगर आप जिस तरीके से पढ़ेंगे, जितना नंबर लाना चाहेंगे, उसी तरीके से गोल बना के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 450 प्लस लेकर के आए हैं, ठीक है, या फिर टॉपर स्टूडेंट के लिस्ट में जाएं, तो आपको सबसे पहले उसी के हिसाब से और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखिए पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या? अब मान ले आप कहीं पर भी पढ़िए, ठीक है, किसी भी चैनल में पढ़िए, पढ़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो आपका जो पीडीएफ है, नोट्स है, उस नोट्स को आप जो है पढ़ करके फिर दोबारा से उस नोट्स को आप क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिए। ठीक है, वीडियो में समझ में नहीं आया, क्या क्या कभी कभी क्या होता है ना कि वीडियो में हमको समझ में तो आ जाता है, लेकिन उस नोट्स नहीं होने की वजह से ना मुझे बाद में कंफ्यूजन हो जाती है। और कंफ्यूजन क्या करती है हमको कि भाई साहब ये सर तो पढ़ाए, समझ में आया था, लेकिन नहीं समझ में अभी जो है ध्यान से उतर गया। तो ये क्या होता है, जैसे आप पीडीएफ को पढ़े और उसी पीडीएफ को आप क्या करिएगा, रिवीजन करने लग जाइए, तो आपकी होती है बहुत शानदार तैयारी। और कभी भी आपको उस पेपर से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप फौरन बता देंगे। ये तरीका हो गया। कोई भी किताब आपके पास है, कोई भी नोट्स है, उस नोट्स को आप जो है ना कभी भी मत छोड़िएगा। उस नोट्स को एक बार पढ़ लिए तो ऐसा नहीं कि भाई पढ़ लिए वो तो हो गया, उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको उसको रिवीजन करना है। ठीक है, सबसे पहला आपको एक फैसिलिटेटर चुनना पड़ेगा, वो फैसिलिटेटर जो आपको लगे कि नहीं इस फैसिलिटेटर से, यानी कि सुविधादाता से, जो टीचर से पढ़ रहे हैं, वो टीचर हमको अच्छा से अच्छा समझा रहा है, यानी अच्छे गोल की तरफ लेकर जा रहा है, उस टीचर से आप सबसे अच्छे से आपको पढ़ना है और आप उस टीचर के साथ जो है कनेक्ट होकर रहना है। बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट के भाई, कभी किताब खोलते हैं, कभी कुछ खोलते हैं, कभी कुछ खोलते हैं, इस तरह क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। आपको कभी जिंदगी में ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। बस अगर किताब को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें अच्छे से ध्यान केंद्रित होकर पढ़िए और उसको कॉन्सेप्ट निकाल करके निचोड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे होता है। और वो जब पढ़ने के बाद आप ऐसा मत कीजिएगा कि भाई पढ़ लिए, हमारा कंप्लीट हो गया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। उसको फिर दोबारा से दूसरे दिन ना उसको पढ़ने की कोशिश करना। इस तरह की होती है आपकी तैयारी। तो ये सारे चीज थे जो कि आपको पढ़ना है। और बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ने का सबसे, अगर निंजा टेक्निक में बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले शुरू करिएगा 2014 से शुरू कीजिएगा। 2014 से शुरू करना है आप लोगों को, और
जो 25-24 का जो एग्जाम हुआ, इस ये सारे पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। पेपर में क्या होता है ना कि कई बार ना आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, बार बार वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को आपको ना बार बार देखना है, ठीक है, बार बार रिवीजन करना है। और उस क्वेश्चन के जो चारों यानी ये रहता है, ऑप्शन रहता है, ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई अब मान लिए यही वाला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, पहले अब्दुल कलाम आजाद के बारे में भी जान लीजिए, सिराज गोपालाचारी के बारे में भी जान लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी जान लीजिए, जगजीवन राम के बारे में जान लीजिए, चारों ऑप्शन के बारे में जानना है। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे हमारे भारत के प्रथम, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या थे दोस्तों, ये गृह मंत्री हुआ करते थे। जगजीवन राम जी अगर बात करते हैं तो ये क्या बने थे स्वतंत्र भारत के अंदर, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। हाँ, खाद्य एवं कृषि मंत्री। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो थे। लेकिन ये सारी चीज, और सिराज गोपालाचारी आजाद होने से पहले ये क्या बने थे, नहीं गवर्नर बने थे। बस ऐसे करके अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका पेपर जो दोस्तों बिल्कुल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एक कॉन्सेप्ट बनेगा। जैसे दोस्तों अगर आप लोग ने मुझे समझना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे ना, मैं चाहता था एक एक क्वेश्चन का चारों टॉपिक को, इन चारों जो है ऑप्शन को मैं समझा सकता था, लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी करके रटना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, ठीक है। अगले क्लास में जब हम डिटेल से आप लोग को पढ़ाएंगे तो बिल्कुल एक लय से पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप लोग बताइए, बाकी मोटिवेशन के लिए था ये सारी चीज। सर हार्ड वर्क से कुछ भी पाया जा सकता है, हाँ, 450 हो या 480, बिल्कुल समझ, ठीक है, हाँ ठीक है, प्रो गेमिंग, यस सर, मेरा तो सुनिए सर, हाँ सुन लिया, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम के अंदर।